गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की सभा को भारतीय इतिहास के साथ, इंडियन हिस्ट्री। और भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो बेसिकली दो सवाल मेरे मन में आता है, या दो सवाल आपके मन में भी आता होगा, आपका तो पता नहीं सवाल आता है कि नहीं आता है, लेकिन यहां पे आपके सारे सवालों का सवाल भी मैं हूं और जवाब भी मैं ही हूं। तो पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? आप इतिहास से क्या समझते हैं? इतिहास है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? आप इतिहास से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? आप इतिहास से क्या समझते हैं? और दूसरा सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, या व्हाई वी स्टडीड द हिस्ट्री? व्हाई इतिहास है क्या और क्यों पढ़ते हैं इतिहास? एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये व्हाई और व्हाट, ये पूरा कार्यकरण संबंध ही इतिहास है। आइए हम लोग सबसे पहले सवाल की चर्चा करते हैं। हम लोग सबसे पहले सवाल की चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले सवाल में हम लोग चर्चा करते हैं कि इतिहास है क्या। आपने नाम सुना होगा भरत मुनि का। भरत मुनि भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता, उन्होंने एक पुस्तक लिखी नाट्य शास्त्र। भारत के महान फिलोसोफर, दार्शनिक, चिंतक, और वो कहते हैं इति धन हास इतिहास, इति धन हास इतिहास। मतलब इति मतलब ऐसा और हास मतलब जो बीत गया। कहा ऐसा ही हुआ होगा, वह घटना जो जैसी हुई हो उसको उसके कार्य कारण संबंधों के आधार पे, उसको उसके रीजन और असर्शन के बेस पे प्रेजेंट करना ही क्या है? इतिहास है। किसी घटना को उसके कार्य कारण संबंधों के आधार पे प्रेजेंट करना क्या है? इतिहास है। उसके कार्य कारण संबंधों के आधार पे, उसके असर्शन और रीजनिंग के आधार पे उसको प्रेजेंट करना, उसके प्रोज और कॉन्स को बताना, वो क्या है? इतिहास है। यानी जो बीत गया वो क्या है? इतिहास है। एवरीथिंग दैट इज पास्ट, वो क्या है? इतिहास है। अब एक अगला सवाल आता है कि पढ़े क्यों? बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या करोगे पढ़ करके? ना पढ़ो, क्या फायदा है पढ़ करके? तो आपका एक तो सवाल जवाब होगा बेसिक सा कि सर क्या करें, मजबूरी है। यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी पूछता है, और हमें ख्वाब है, हमें सपना है हमारा कि कलेक्टर बने, आईएएस आईपीएस बने, तो इसलिए इतिहास पढ़ना है। इसके अलावा स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाते हैं? आप देखो क्लास 6 to 8 तो लगभग सबको पढ़ना होता है। 6 to 8 एसएसटी तो सबको पढ़ना होता है, हिस्ट्री सबको पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है? क्यों पढ़ते हैं हम लोग? देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक बहुत ग्रेट हिस्टोरियन, अभी कुछ महीने पहले सुर्खियों में थी, रोमिला थापर जी। रोमिला थापर जी ने कहा टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, अपने अतीत से सीखो, इंप्लीमेंट इन प्रेजेंट फॉर बेटर एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। आप लोग लिखते रहेंगे, कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। गॉट इट? हाँ, फिर से वंस अगेन आई विल रिपीट, टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, इंप्लीमेंट इन प्रेजेंट फॉर बेटर एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। अपने अतीत से सीखो, वर्तमान में लागू करो
ताकि आपका भविष्य बेहतर हो, इसलिए पढ़ना है इतिहास। आप अपनी गलतियों से सीखिए। हमें सीखना होगा, और सिर्फ आपको नहीं, पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को सीखना होगा। हमें यह सीखना होगा, और यकीन मानिए जिसने इतिहास को तवज्जो दिया वो दुनिया में वास्तव में महान हुआ। ठीक है, दुनिया के बड़े चर्चित प्रभावशाली नेताओं में हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी नाम शामिल है। और मैंने जब भी उनकी पॉलिसीज देखी है, मैं जब उनके बातचीत करने का ढंग देखता हूं, उसमें मुझे इतिहास झलकता है। उनकी प्रभावशालिता, उनके जो व्यक्तित्व में इतिहास मुझे दिखता है। आप जब इतिहास को समझ पाएंगे तो आपको भी दिखने लगेगा। आप जरा सोच करके देखिए। मैं दो राजाओं का एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। एक आपने सुना होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और नियंत्रण कर भी लिया। और समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के प्रयास को, उसके विजय को धर्म विजय कहा गया। क्या कहा गया? द विक्ट्री ऑफ धर्म विजय। और वही औरंगजेब ने भी दक्कन में, दक्षिण में अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश की, मुगल साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की, और वो दक्कन उसके लिए नासूर बन गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में औरंगजेब की दक्कन नीति एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। एक क्या है? इंपॉर्टेंट पड़ाव है औरंगजेब की दक्कन नीति। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अकबर की धार्मिक नीतियों ने, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर मेड हिम ग्रेट। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बनाने में उसकी धार्मिक नीतियों का बड़ा योगदान था, उसकी राजपूत पॉलिसी का बड़ा योगदान था, और औरंगजेब को बदनाम करने में भी उसकी धार्मिक नीतियों का बड़ा योगदान था। मुगल साम्राज्य के पतन में भी धार्मिक नीतियों का बड़ा योगदान था। अकबर को जब शासन मिला तो उसमें बड़ा मजबूत शासन नहीं था। इन्हीं हाव हुमायूं ने 55 में लड़ झगड़ करके अफगानों से सत्ता वापस प्राप्त की थी, 56 में मर गया, और 13 साल 4 महीने का अकबर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, तो उसे मजबूत बनाया गया। ये हमें सीखना है इतिहास पढ़ के कि क्या वजह था कि अशोक महान हुआ, अकबर महान हुआ और औरंगजेब बदनाम हुआ। क्या गलतियां हुई हमारे पूर्वजों से, क्या राजनीतिक खामियां थी, क्या स्ट्रैटेजिक फॉल्ट था कि हम क्या हुए? अंग्रेजों के गुलाम हुए। कुछ लोग ये भी कहते कि सर हम तो पहले तुर्कों के गुलाम थे, फिर अरबियों के गुलाम थे। कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वो प्रत्येक व्यक्ति जो ये कहता है कि पहले हम तुर्कों के गुलाम रहे, हम अरबों के गुलाम रहे, हम मुगलों के, अफगानों के गुलाम रहे, वो गलत कहता है। तुर्क शासकों ने हम पर शासन नहीं किया, उन्होंने आए, आक्रमण किया, जीता और यहां का बनकर के रहे। क्या आप मुझे कोई ऐसा एक तुर्क शासक का उदाहरण दीजिए, ऐसे एक मुगल शासक का उदाहरण दीजिए जो भारत की धन संपदा को अरब में भेजता हो, जिसने भारत के राज्य में शासन किया, भारत के भूभाग पर शासन किया, और उसने भारत की बहुमूल्य संपदा को अरब में, इराक, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की में भेजने का कार्य किया? किसने नहीं किया। जबकि ब्रिटिशर्स ने हमारे धन संपदा को, हमारी संपत्ति को यहां से कहां भेजा? ब्रिटेन भेजा। और इसमें एक बड़ा सटीक सा सवाल भी, एक बड़ा अच्छा सा जॉन सुलिवन का स्टेटमेंट है कि हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो यमुना से सारी अच्छी चीजें सोख करके टेम्स के किनारे निचोड़ देती है, जो भारत से सारी धन संपदा को ब्रिटेन पहुंचा देती है। तो गुलाम हमें अंग्रेजों ने बनाया। और क्यों बनाया? कुछ तो गलतियां हमारी भी रही होंगी, तो वो जानने के लिए और ऐसी गलतियां दोबारा न हो, उनसे सीखने के लिए
और हमारा भविष्य बेहतर हो, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। आइए, आज की सभा इंट्रोडक्शन की सभा है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ विषय का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? हाँ, तो हाँ, मेरा नहीं होगा, हाँ, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं समझता हूं कि आप लोग मुझे जानते होंगे, ठीक है? हाँ, ये गलतफहमी है या खुशफहमी है ये पता नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप लोग मुझे जानते होंगे। हम लोगों ने ये दो कॉन्सेप्ट समझा कि इतिहास क्या है और इतिहास पढ़ना क्यों है। अब एक बेसिक सा सवाल आता है कि सर इतिहास की शुरुआत कहां से की जाए, कहां से पढ़ा जाए? इस हिस्ट्री में अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। अगर आप केवल इतिहास की बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिलेबस में है। देखिए, ऐसा है कि मैं हिस्ट्री की सभा को मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री क्यों? मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्यों? एंशिएंट से क्यों नहीं? मिडाइवल से क्यों नहीं? देखो बेटा, ऐसा है कि इसके पीछे कुछ लोग ये बड़ा तर्क जो देते हैं, बड़ा पुराना तर्क है ये। हाँ, औरंगजेब के बाद लोग यही तर्क दे रहे थे, तो औरंगजेब के जमाने का यह तर्क है कि यूपीएससी मॉडर्न से ज्यादा सवाल पूछता है। इस तर्क को खारिज करता हूं मैं, ठीक है? ये तर्क, ये लॉजिक बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आप 17 से लेकर के 17, 18, 19, 20 और 21 का एग्जाम हो चुका है। जस्ट सी द पेपर। आप यूपीएससी का, आप यूपीपीएससी का उठा करके पेपर देखिए। द वेटेज ऑफ मॉडर्न डिक्रीजिंग डे बाय डे एंड द वेटेज ऑफ एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये लॉजिक तो चलेगा नहीं, ठीक? तो 17 से पहले भी मैं मॉडर्न से शुरू कर रहा था और आज भी मैं मॉडर्न से ही शुरू करता हूं, या कोई भी टीचर मॉडर्न से शुरू करता है। उसके पीछे वजह यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री में पहले पढ़ा देने से आपके भीतर इतिहास को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो डर है, वो निकल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और मॉडर्न जो है वो जीएस पेपर फर्स्ट मेंस में है, इसलिए भी आपको समझते हुए पढ़ना है, ठीक है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। मॉडर्न हिस्ट्री आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में और आपके एस्से और इंटरव्यू तक में काम करेगी। इसलिए यहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और इतिहास का जितना डर है आपके मन में, वो सुना है ना आपने कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह सफा है, ये सब डर निकल जाएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। फिर एक सवाल, देखिए सवाल बहुत सारे हैं मेरे मन में, ठीक है? अब या तो आप जवाब दे दें या तो आप सवाल पूछ लें, बट मुझे पता है कि आपकी हालत ऐसी है कि ना आप सवाल पूछने की हालत में है और ना आप जवाब देने की हालत में है। तो आइए, सवाल भी मैं ही हूं, जवाब भी मैं ही हूं। पहला यह सवाल कि सर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से मानी जाए? यार, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का नाम लेता हूं जिसने भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया, जेम्स मिल। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखते रहना है धीरे धीरे। जेम्स मिल, यूरोपियन हिस्टोरियन, सबॉल्टर्न, उपाश्रयी और कॉलोनिस्ट हिस्टोरियन, उपनिवेशवादी इतिहासकार। यह कहता है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हमने पूछा बताओ कैसे, तो कहता है पहले हिंदू एज, जिसे आप एंशिएंट कहते हैं, इसे इसने हिंदू एज कहा। मिडाइवल को इसने मुस्लिम एज कहा और इसने उसके बाद मॉडर्न एज कहा, ठीक है? ये यहां रहेगा, हिंदू एज, मुस्लिम एज एंड मॉडर्न एज। इसने ये 3 बताया है। तो आपसे पूछा भी गया सवाल है कि किस इतिहासकार ने भारतीय इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पे किया है? तो उस इतिहासकार का नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने किया है किस आधार पे? धर्म के आधार पे करता है कौन? जेम्स मिल। उसके बाद जो आज की व्याख्या है वो भारतीय इतिहासकारों ने दिया है, प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक। ये व्याख्या सर्वमान्य नहीं है,
ठीक है, ये भारत को एक धार्मिक देश और दिखाने की कोशिश थी, ये धर्म के आधार पर इतिहास की व्याख्या की कोशिश थी। इतिहास की व्याख्या किसी भी देश काल परिस्थिति में एट एनी कंडीशन इन एनी नेशन एट एनी टाइम मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, मस्ट बी इंटरप्रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज ऑन कॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। इतिहास को किसी भी देश काल परिस्थिति में कारण और कार्य के संबंधों पर उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इतिहास की व्याख्या किसी भी देश काल परिस्थिति में तर्क के आधार पर की जानी चाहिए, एट द बेसिस ऑफ लॉजिक, और उसके प्रोज और कॉन्स, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव और उसके परिणामों के बेस पर किया जाना चाहिए, न कि इतिहास की व्याख्या धर्म के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, इन लोगों ने एक और आरोप लगाया भारतीय इतिहास पर कि भारतीयों में इतिहास लेखन की बुद्धि नहीं है। The Indians don't know how to write history, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज जस्ट द स्टडी ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, हिस्ट्री इज जस्ट द स्टडी ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। इतिहास घटनाओं का अध्ययन है तिथि क्रम के अनुसार। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्टोरियंस, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल पास्ट इवेंट्स, इंसिडेंट विथ टाइमलाइन, and more important than that, on the basis of logic, on the basis of pros and cons, and on the basis of result. इतिहास केवल कथन और केवल तिथिक्रम पे नहीं पढ़ना चाहिए। इतिहास घटनाओं के कार्य कारण संबंध, उसके पीछे के तर्क, उसके परिणाम, उसके प्रोज और कॉन्स के बेसिस पे पढ़ना चाहिए। और हमारे यहां इतिहास बना है। रामायणा वो भी इतिहास है, महाभारता इतिहास है, चारों वेद, पुराणाज, उपनिषद सब इतिहास है। बिकॉज हमने वहां पे इवेंट्स को, घटनाओं को तिथिक्रम में नहीं लिखा है केवल, बट हमने उसे इसलिए लिखा है कि वी कैन टीच द सोसाइटी। रामायण इसलिए लिखा गया कि वी कैन टीच द मॉरलिटी टू द सोसाइटी। हम समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ा, हम समाज को इंटीग्रिटी, आज यूपीएससी पूछ रहा है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो व्हाट इज द एथिकल बिहेवियर वी कैन लर्न फ्रॉम द रामायण, महाभारत, एंड ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी कैन लर्न lots of things, lots of way of rulings, method of rulings from the Arthashastra written by Kautilya, चाणक्य, विष्णुगुप्त। गॉट इट? तो ये एक व्याख्या रही। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपने एक और नाम सुना होगा, जेएन सरकार का नाम सुना आपने? जेएन सरकार, जदुनाथ सरकार, यू गॉट इट? जेएन सरकार, जदुनाथ सरकार। ये कहते हैं कि इन्होंने एक डेट दिया है 23 जून 1757। याद है इस डेट को क्या हुआ था? हाँ, कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ, डू फास्ट, वेरी गुड। हाँ, यस आई कैन सी। हाँ, बैटल ऑफ प्लासी, वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम ने कहा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि प्लासी के युद्ध से हम ये मानते हैं कि मध्यकाल समाप्त हो गया और आधुनिक काल प्रारंभ हो गया। ही टोल्ड दैट फ्रॉम 23rd of June 1757 the medieval age was concluded
एंड द न्यू एरा बिगिंस, द मॉडर्न एरा बिगिंस। इन्होंने कहा है कि प्लासी के युद्ध यानी 23 जून 1757 से मध्यकाल का पतन और एक नए युग आधुनिक काल का श्री गणेश होता है। ठीक है, ये भी एक व्याख्या है उन्होंने दी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद से भारतीय इतिहास में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, एक यू टर्न आता है, पूरा एक नया बदलाव आता है। इस युद्ध के बाद ग्रेजुअली वी हैव लॉस्टेड आवर पॉलिटिकल पावर्स, ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्लेवरी। हम गुलामी की तरफ अग्रसर होते हैं, हम गुलामी की तरफ बढ़ जाते हैं इस युद्ध के पश्चात। गॉट इट गाइज? यस, डू कमेंट। हाँ, आई कैन सी योर कमेंट्स गाइज, डू कमेंट। ठीक है, तो ये जदुनाथ सरकार ने कहा। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मॉडर्न एरा बिगिंस। कहा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक काल की शुरुआत माननी चाहिए। खैर, सबके अपने अपने लॉजिक है। मैं ये मानता हूं कि आधुनिक काल भारत के आजादी की कहानी है। द मॉडर्न हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड इट मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्लेवरी। इट मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये उस दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन से कोई यूरोपीय भारत की धरती पर कदम रखता है इस मंसूबे के साथ कि वह भारत से व्यापार करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बनाता है और अपने आप भी कुछ परिस्थितियां बनती हैं जिसमें हम गुलाम हो जाते हैं। तो हम जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे टॉपिक 1 जो हमारा होगा वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये तो थोड़ा सा विषय का इंट्रोडक्शन था। आइए हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक 1 है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियों का आगमन। क्या है टॉपिक? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, एक आपको मैं बता दूं कि हाँ हम लोग मॉडर्न कैसे पढ़ेंगे। बेटा, यूपीएससी में कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ आजकल जमाना है ऑनलाइन का, यूट्यूब का जमाना है, बट प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होता है, लोग टॉपिक भी पूरा नहीं कराते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा, हम समझेंगे कि हर टॉपिक के कितने एस्पेक्ट्स में आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं पूरे टॉपिक का आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूं। हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्री कम मेंस पढ़ेंगे। ये प्री कम मेंस का बैच है और यूपीएससी में प्री अलग, मेंस अलग, और ऐसा कुछ होता नहीं है ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। हाँ, प्रीलिम्स अलग पढ़ लेंगे यार, पहले प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं एकदम पूरा, फिर मेंस पढ़ते, होगा ही नहीं, प्रीलिम्स नहीं हो जब तक आपका मेंस प्रॉपर क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक आपका मेंस प्रिपेयर नहीं है, पीटी नहीं होगा। आई कैन चैलेंज। आइए पढ़ते हैं हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक, देखिए इस टॉपिक को अगर मैं बाइफरगेट करूं कि उनके आने का कॉजेज क्या था, कारण, कॉजेज, क्यों आए थे ये। ठीक, उनके आने का टाइमलाइन पढ़ना है हमें। इतिहास में टाइमलाइन को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये आपके लिए प्री प्लस मेंस दोनों होगा। यहां से मैक्सिमम चीजें आपके प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी,
कॉजेज में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जा सकता है सवाल। ठीक, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कुछ आपको मैं मॉडल क्वेश्चंस दूंगा कि सवाल कैसे आता है। फिर हम बात करेंगे एक तो कि आए कैसे, फिर हमने टाइमलाइन में पढ़ लिया कि भाई कौन कौन आया, तो पहले पोर्चुगीज आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, और उसके बाद फ्रेंच आया। ठीक है, क्लियर। हाँ, पोर्चुगीज आया, क्या क्या किया, कैसे, हाउ पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर अंपायर इन इंडिया, व्हाट डचेस डिड, हाउ ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर अंपायर, डेनिश कुछ किया ही नहीं, आया राम गया राम है, एंड फ्रेंच। अब ये इतना आपको पढ़ना है, ये पूरा आपको पढ़ना है प्रीलिम्स में, एक एक का टाइमलाइन पढ़ना है कि किस किसने किसको किसको भेजा था, क्या क्या किया था, कौन सी लड़ाइयां लड़ी, उनका थोड़ा बहुत पॉलिसीज पढ़ना है आपको प्रीलिम्स में। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपको सिर्फ 3 पढ़ना है, पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। तो मेंस का भी क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। एक आपको मेंस में पढ़ना है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पोर्चुगीज। हाँ, पुर्तगाली क्यों असफल रहे, यहां से एक सवाल, इंडिपेंडेंट सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन आपको अगर पता होगा ये कॉन्सेप्ट कि वो क्यों फेल हुए, क्यों असफल रहे भारत में, तो आप किसी ऐसे सवाल में उसके जवाब को यूज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर वो टॉपिक जो हम पढ़ें या हर वो सब टॉपिक या हर वो सेगमेंट जो टॉपिक का हम पढ़ें वहां से कोई इंडिपेंडेंट सवाल आए, जरूरी नहीं है। कई बार क्या करता है कि यूपीएससी क्या कहता है, comprehensive knowledge, what UPSC required, that is comprehensive knowledge. If you have comprehensive knowledge, then you can use your knowledge while writing the answer, while framing the answer. Got it? Clear हो रहा है? हाँ, जब भी आप यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी जो है वो आपके सर जितना भी ज्ञान है, सारगर्भित जो आपका ज्ञान है, जो कंप्रिहेंसिव नॉलेज है, उस नॉलेज को जानना चाहता है कि आपने कैसे इस्तेमाल किया। तो पहला तो मेंस का ये टॉपिक होगा, ये एम लिख दिया है मैंने, आप भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, कि कहां पे किसको थोड़ा सा वेटेज देके पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ठीक से पढ़ना है, व्हाइल गोइंग विद द रिविजन्स। ठीक है, रिविजन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा सवाल पूछता है, दूसरा जो मेंस का टॉपिक होगा, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, वो होगा कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का तुलनात्मक अध्ययन हमें पढ़ना है। इसमें कहां कहां हम लोग तुलना करेंगे, एक हम लोग तुलना करेंगे, हाँ इस टॉपिक में भी कई सेक्शन है, कई सब टॉपिक है, एक हम लोग तुलना करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पोर्चुगीज, सॉरी द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स आर द नेबरिंग नेशंस and at the same condition in the Britain, but the Britishers got success in India and French could not. सवाल पूछता है कि यूरोप में लगभग एक जैसी स्थितियां हैं, दोनों पड़ो, अगर आपने मैप देखो दोनों पड़ोसी देश हैं, एक जैसी स्थितियां भी हैं। क्या वजह है कि भारत में फ्रांसीसी असफल रहे और अंग्रेज सफल हुए? तो आपको पढ़ना है कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स। आपको और क्या पढ़ना है, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फ्रेंच।
मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि क्या पढ़ना है पूरे टॉपिक में, हम लोग कौन कौन सा सेगमेंट डिस्कस करेंगे, ताकि बाद में कोई सेगमेंट ना छूटे और आपको पहले से पता हो कि हमें क्या पढ़ना है। सो आपका मेंटली आप प्रिपेयर बैठे क्लास में, ठीक है। हाँ, कि हमें पता कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको दिया आएगा, इसको दिया आएगा, इसको दिया आएगा, ठीक। राम कहानी ऐसा नहीं होगा, सब कुछ सिस्टमैटिक होगा। दैट इज कॉल्ड टीचिंग प्लान, ठीक। टीचिंग प्लान बहुत जरूरत है। तो causes of success of Britishers, causes of failure of Frenches, और comparative study of Clive and Dupleix. Clive versus Dupleix. डुप्ले और क्लाइव का तुलनात्मक अध्ययन सवाल पूछा गया। एक सवाल आपको मैं देता हूं कि what was the reason behind the success of Clive and द फेलियर ऑफ डुप्ले। क्या वजह है कि क्लाइव असफल रहा और डुप्ले सफल हो गया। यह सवाल पूछता है कि द डुप्ले बीइंग फेल ड्यू टू हिज एक्स्ट्रा एम्बिशंस एंड क्लाइव वाज बीइंग सक्सेस ड्यू टू हिज फोरसाइटनेस। अपनी दूरदर्शिता की वजह से, अपनी चालाकी की वजह से क्लाइव सफल रहा और अपनी अंधी महत्वाकांक्षा या अत्यधिक महत्वाकांक्षा की वजह से डुप्लेक्स असफल रहा। हम जब ये पढ़ेंगे तो हम लोग इनके कंपनी का नेचर भी पढ़ेंगे, नेचर ऑफ बोथ कंपनी, बोथ कंपनी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। भाई सफलता असफलता में केवल सेनापतियों का ही नहीं बल्कि वहां के शासकों का भी बड़ा योगदान था। फ्रेंच कंपनी कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी कैसी थी? प्राइवेट कंपनी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हां, एक बड़ी वजह यह भी था। ब्रिटेन की कंपनी में, ब्रिटेन को शासन में कोई फैसला लेने के लिए किसी का इंतजार या पेपर वर्क या लंबी हायरार्कियल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता था, जबकि फ्रांस को इन सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता था। गॉट इट? The French king not took interest। राजा कौन था फ्रांस का? लुई 14वां, उसके बाद लुई 15वां और उसके बाद लुई 16वां। आपने तीनों का नाम सुना होगा। तीनों ही ऐसे राजा थे जिन्होंने फ्रांस के इतिहास को केवल कलंकित किया है। सुना ना आपने? मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट एंड माई विशेस आर द लॉ ऑफ स्टेट। लुई 15, मैं राज्य हूं और मेरी इच्छा राज्य का कानून है, ये कथन है राजा का। डू यू थिंक अबाउट द गवर्नेंस इन फ्रांस? कुड यू ड्रीम, कुड यू अज्यूम द गवर्नेंस नेचर एंड द नेचर ऑफ रूलिंग इन द फ्रांस? तो ये सब समस्याएं थी। हम लोग को ये भी पढ़ना है। ये पूरा क्या है? मेंस है भैया, कंपैरेटिव स्टडी। क्यों सफल रहा, क्यों असफल रहा, ये तमाम हम लोग छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद इस पे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक सवाल पूछा गया है, द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड इंडिया इन स्लीपिंग माइंडसेट। अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया, अनायास ही जीत लिया। यह स्टेटमेंट अंग्रेजों का है। जॉन सीले नामक व्यक्ति ने एक किताब लिखी और किताब को लिखकर के एक विवाद को पैदा कर दिया। वो विवाद यह था, वो कहता है कि हम देखो भारत में लूटने नहीं गए थे यार, हम भारत में गए थे व्यापार करने, हम सीधे साधे व्यापारी लोग हैं। और कहता क्या है कि हमने देखा भारत की परिस्थिति इतनी खराब थी और हम वहां व्यापार करते हुए अचानक धम्म से आके हमारे कंधों पे भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी गिरी। कहा हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी आके धम्म से हमारे कंधों पे गिर गई। ये तो हमारा कंधा मजबूत था साहब, हमने भारत को संभाल लिया। बाबा क्या कॉन्सेप्ट दिया है, सोचो कैसे इन्होंने अपनी लूट को, अपनी बेशरम लूट को इन्होंने कवर अप करने का कोशिश किया है, उसको एक इथिकल पैराडाइम में फ्रेम करने का कोशिश किया है। अपने ऑल अनइथिकल लूट एंड नॉट लूट, सेमलेस लूट,
बेशरम लूट को कवर करने का कोशिश किया इस स्टेटमेंट से। इसी स्टेटमेंट पर सवाल पूछा है और आपसे कहा है कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आप बताइए आप क्या मानते हैं। ठीक है, आइए मैं सवाल लिख देता हूं, हम लोग इस सवाल को आगे डिस्कस करेंगे क्लास में। अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं या बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में है वो भी इस बात को समझे। अंग्रेजों ने भारत को, इसी क्वेश्चन को कई और तरीकों से भी फ्रेम किया जाता है। एक और स्टेटमेंट पूछे तो सवाल का कोर यही होगा यार, जो कोर कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा। अब देखिए यूपीएससी क्या करती है कि इन्हीं स्टेटमेंट को, इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट को लेकर के उसके ऊपर बढ़िया सा क्या करती है, कोटिंग करती है अच्छी अच्छी बातों का। कहता है कि अंग्रेजों ने भारत का अधिग्रहण अनायास ही किया है। अंग्रेजों ने भारत का अधिग्रहण अनायास कर लिया। द एक्विजिशन ऑफ इंडिया वॉज डूइंग इन कोइंसिडेंसली, अनायास अपने आप हो गया, इत्तेफाक था साहब। फिर कहता है कि इसी को थोड़ा और तोड़ेगा या कुछ और थोड़ा सा आपको मोड़ेगा। ध्यान दें क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा, आपको घूमना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। कहा कि भारत में अंग्रेजों की विजय अनायास नहीं थी, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वायरिंग इंडिया वॉज नॉट एन इंसिडेंट, नॉट अ कोइंसिडेंस, बट इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजिकली किया था। आपको प्रूफ करना होगा कैसे, आपको प्रोज और कॉन्स दोनों में अपनी अपनी बात बतानी होगी और हेंस आपको कंक्लूजन देना होगा। ठीक है, इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जॉन सीले ने। गॉट इट। एक और सवाल पूछता है, डुप्लेक्स और क्लाइव हम लोग बात कर चुके हैं। एक सवाल और पूछता है डुप्लेक्स क्लाइव्स पे कि सफलता के सब रिश्तेदार होते हैं और असफलता अनाथ होती है। इस कथन का परीक्षण क्लाइव और डुप्ले के संदर्भ में कीजिए। देखो सवाल यही पूछा है आपसे कि डिस्कस द प्रेजेंट द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन क्लाइव एंड डुप्ले, लेकिन क्या के ऊपर से कोटिंग किया। यूपीएससी का सेम है कंडीशन, जस्ट ब्रेक द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। तोड़िए उसको, जितना उसको आप तोड़ पाएंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे। कहा कि द सक्सेस इज फुल विद द रिलेशंस एंड द फेलियर इज एन ऑर्फन। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, डिस्कस दिस लाइन इन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ क्लाइव एंड डुप्ले। तो आपको बहुत सारी बातें समझनी होंगी जो आपको यहां पे हेल्प करेंगी। ठीक है, आइए हम लोग वापस चलते हैं। ये तब मेंस का हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। ये इस टॉपिक का आउटलाइन था जिसमें आपको मैंने बता दिया कि हम लोग पहले कॉजेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग टाइमलाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों की असफलता के कारण, बहुत बड़े बहुत ज्यादा कारण थे इनके असफलता के। फिर हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश और फ्रेंच का कंपैरेटिव स्टडी, उनके शासन, कंपनी के नेचर में, राजाओं के नेचर में, कंपनी के कार्यप्रणाली में, उनकी सैन्य क्षमता में, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में, उनकी पॉलिसीज में, हम लोग सब बात डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और ये तब देखने टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ठीक है, लिखा है कि आपको मैंने कई क्वेश्चन बोला होगा। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेस। आइए कॉजेस। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, कुछ लोग कह रहे नहीं आती तो फिर क्लास में कहां आए हैं। मेरा मतलब आपको समझ में नहीं आती होगी, मैं ये मान के चलता हूं कि यार 7 समुंदर पार से, यूरोप से, पुर्तगाल का व्यक्ति, स्पेन का व्यक्ति, ब्रिटेन का व्यक्ति भारत क्या करने आता है। सबसे पहला तो रीजन यही होगा कि व्हाई यूरोपियंस अराइव इन इंडिया। यूरोपीय भारत में क्यों आए, सबसे पहला तो आपको बात यही समझना होगा, क्या वजह थी उनके आने की। ना आते तो आप सीधा कह दो क्या एक सवाल, सर व्यापार करने आए थे। हालांकि ये जवाब कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन आप कह तो देते हो कि सर जवाब यही है कि सर व्यापार करने आए थे।
दे अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड। क्यों आए थे साहब? कहा साहब व्यापार करने आए थे। लगता है कंप्लीट है जवाब। अच्छा, अगर व्यापार करने ही आए थे तो एक सवाल और बताओ मुझे कि किस चीज का व्यापार करने आए थे। पहला तो ये समझ लो कि किस चीज का व्यापार करने आए थे। तो आपका पहला जवाब, हाँ, मैं जो कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं वो ये है कि स्पाइसेस, स्पाइसेस, मसाला। चलो इसके अलावा बताओ। छोड़ो, आप लोग टाइम लगा दोगे, मैं बताता हूं। कॉटन, इंडिगो, और कॉटन ही नहीं बल्कि लिखो जूट भी, जूट, लिखो सिल्क, ठीक है, लिखो टी एंड कॉफी, और लिखो बाबा रामदेव। अरे मतलब बाबा नहीं भैया, जड़ी बूटी। हाँ, लिख मत लेना, एक ही तो बाबा है जो बाहर है। जिस तरह से बाबा अंदर जा रहे हैं कहीं भारत सरकार, और जिस तरह से हमारे लोग नाम बदलने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, कहीं भारत सरकार जेलों का नाम बदल करके आश्रम न कर दे, ठीक है। तो जड़ी बूटियां, हर्ब्स, इतना कुछ लेने आए थे। अब यहां पे एक और पहलू निकल के आया कि अगर वो व्यापार ही करने आए थे तो हमें गुलाम क्यों बनाया। कई कॉन्सेप्ट है एक साथ, आपस में सब चीजें कोरिलेटेड हैं। प्रीलिम्स तभी होगा जब कॉन्सेप्ट समझोगे। पूछा हुआ सवाल है कि क्या था मूल वजह, व्हाट वाज द बेसिक रीजन। सवाल है कि क्यों आए थे। व्यापार तो सबने कह दिया, चलो ठीक है, ये लोग इसका व्यापार भी करना थे। हम लोग बात करेंगे कि उनको कैसे मालूम चला, कहां ये चीजें मिलती थी। लेकिन दूसरा रीजन क्या था? अगर ये लोग व्यापार करने हैं तो उनको गुलाम काहे बनाया? हमने कहा था हमको गुलाम बनाओ, भाई व्यापार करते। व्यापार करने के लिए गुलाम बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुलाम काहे बनाया हमको? एक शब्द है कॉलोनिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या आप ये शब्द समझते हैं? आपको आगे कई बार पढ़ना होगा उपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल। क्या आप समझते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है? और एक और शब्द है इसके साथ साथ, वह है इंपेरियलिज्म। बल्कि इधर मिल देता हूं, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिस्टिक रूल, इंपेरियलिस्टिक हिस्ट्री, इंपेरियलिस्टिक हिस्टोरियन, साम्राज्यवादी शासन, साम्राज्यवादी इतिहास, साम्राज्यवादी इतिहासकार, कॉलोनियल रूल। क्या है? क्या ये किस चिड़िया का नाम है उपनिवेशवाद? किस चिड़िया का नाम है साम्राज्यवाद? वाद होगा, वादी नहीं। एनीवन? कोई बताएगा? नहीं। आइए सुनिए, बहुत प्यारी सी एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है। टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर and economical resources of a nation by the others is known as colonialism. किसी देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक ढांचा या आर्थिक संसाधनों पर किसी बाहरी व्यक्ति का, किसी बाहरी संस्था का, किसी बाहरी देश का अगर नियंत्रण हो जाए, वह परिस्थिति उपनिवेशवाद कहलाती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज नोट डाउन, लिखिएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको अगर पहले दिन क्लियर नहीं किया गया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है। वो भी बिना किसी कक्षा के। आपकी हालत जो है बिना किसी कक्षा के क्षुद्रग्रहों वाली हो जाएगी। तो आपसे मैं बात कर रहा था कि कॉलोनिज्म क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या कहलाता है। टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन आर to control over the economic structure, economic resources of a nation by the others. किसी देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक ढांचा और आर्थिक संसाधनों पर यदि किसी और का कब्जा हो जाए तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। बोलो, इज दैट क्लियर?
आर्थिक ढांचा, इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल, तो क्या होगा? उपनिवेशवाद। किसी देश की राज्य व्यवस्था पे किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाए, किसी बाहर वाले का कब्जा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साम्राज्यवाद, पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल। किसी देश के राज्य व्यवस्था पे, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, उसके शासन व्यवस्था पे किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे संस्था का, किसी दूसरे लोगों का कब्जा हो जाए, नियंत्रण हो जाए, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंपेरियलिज्म। बोलो, इज दैट क्लियर? कॉलोनिज्म एंड इंपेरियलिज्म बोथ क्लियर हो गया। किसी देश के अर्थव्यवस्था पे कब्जा उपनिवेशवाद है, और किसी देश के राज्य व्यवस्था पर कब्जा साम्राज्यवाद है। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? पहले उपनिवेशवाद किसी देश में स्थापित होगा या साम्राज्यवाद स्थापित होगा? पहले क्या आएगा बताइए? पहले उपनिवेशवाद। अच्छा, और कोई? पहले उपनिवेशवाद। है ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि पहले कब्जा दिल पे होता है या वॉलेट पे? कभी सुना किसी ने पहले मुलाकात में कहा हो कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, करा दो? नहीं ना। कितने समझदार हो तुम लोग ना? वो डिपेंड करता है कि इतिहास तुम लोग को समझाया कैसे जाता है। प्रैक्टिकली समझो इस बात को कि साहब पहले कब्जा दिल पे होगा, उसके बाद तो खजाने पे अपने आप हो जाएगा। पहली मुलाकात में कोई आपको नहीं कहता कि मेरा रिचार्ज करा दो, और उसके बाद कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खत्म होने से पहले ही करा देते हैं आप। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या आएगा? साम्राज्यवाद। हालांकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है दोनों। ठीक है, उपनिवेशवाद के लिए साम्राज्यवाद जरूरी है, यह शौक नहीं मजबूरी है। ब्रिटिशर्स विलिंग टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी इन इंडिया, बट विदाउट इंपेरियलिज्म द कॉलोनिज्म वाज नॉट पॉसिबल। अंग्रेज भारत में अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, लेकिन बिना साम्राज्यवाद के कब्जा नहीं हो पाएगा। पहले कब्जा कुर्सी पर होगा, पहले कब्जा गद्दी पर होगा, उसके बाद कब्जा होगा किस पर? खजाने पर। जब तक राज्य पर कब्जा नहीं होगा तब तक आप उसके राजनीति पर, उसके खजाने पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। यही वजह था कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। यही वजह था कि अंग्रेजों ने हमें क्या किया? गुलाम बनाया। गॉट इट? पहले कब्जा हमारे राजनीति पर होगा, उसके बाद कब्जा अर्थव्यवस्था पे होगा। पहले कब्जा कुर्सी पर होगा, तो पहले क्या किया जाएगा? पहले राजाओं को कमजोर किया जाएगा, कॉन्स्पिरेसीज रची जाएगी। आपको समझना होगा, आपको यही जवाब लिखना होगा उसमें। ये जो सवाल हमने इधर दिया था कि अंग्रेजों ने हमें बेखबरी के दौर में जीत लिया, नहीं साहब, इट वॉज अ वेल प्लान्ड। यह तो उनके औपनिवेशिक शासन की रणनीति थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हमारे राजाओं को और वीक बनाया और कमजोर बनाया। कैसे कैसे बनाया? हम लोग आगे बात करते रहेंगे उसकी कि कैसे कैसे बनाया। कभी मीर जाफर को अपने साथ मिला के बनाया, तो कभी सहायक संधि जैसी शर्तों को लाद करके बनाया, कभी राज्य हड़प की नीति के तहत बनाया, और धीरे धीरे देखते ही देखते उन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था को, भारतीय राजनीतिक ढांचे को तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया, डिमोलिश कर दिया, और भारत एक कॉलोनी बन गई। भारत ब्रिटेन की एक क्या बन के रह गई? कॉलोनी बन के रह गई। बोलो, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब तो समझ में आया कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड? द मेन रीजन इज कॉलोनिज्म। वह उपनिवेश बनाना चाहते थे भारत को। दे स्पेंड देयर कॉलोनीज इन एंटायर वर्ल्ड, और इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे कब्जा करें
और उन्होंने हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे क्या किया, कब्जा किया। वो उनकी मजबूरी थी कब्जा करना, और उन्होंने हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कब्जा करके अपने कॉलोनिज्म के सपने को पूरा किया। कैसे किया वो हमको पूरा इतिहास में वही पढ़ना ही है हमको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए वो बच्चों वाला जो कॉन्सेप्ट था छूटा हुआ कि व्यापार करने आए थे, अच्छा मसाला वसाला चाहिए था, क्यों चाहिए था। ध्यान दीजिएगा कि मैं अपनी हर सभा को बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और उसके साथ पूरी न्याय हो, ये हमारा प्रयास होगा और ये मेरा वादा भी रहेगा। प्रत्येक टॉपिक के साथ न्याय किया जाएगा और आपके साथ भी न्याय किया जाएगा। तो आइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाई क्या था, कैसे कैसे आए, जो थोड़ा सा प्रीलिम्स में आपको चाहिए और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई ट्रेड में स्पाइसेस का रोल क्या था, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मसाला, मतलब मसाला लेने यार उतनी दूर से आया था ये लोग, मतलब क्या वहां मसाला वसाला नहीं था? नहीं था तो बिना मसाले के खाओ? जरूरी है मसाला खाना? जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी ना है। क्या रोल है स्पाइसेस का? अब आप समझिए कि थोड़ा सा आपको मैं ज्योग्राफी की तरफ लेके चलना चाहूंगा। यूरोप कैसा इलाका है कुछ ज्योग्राफी का कुछ आइडिया है? एक बार ध्यान दीजिएगा, इतिहास में एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, बड़ी अच्छी सी लाइन है कि नथिंग कैन प्रोड्यूस इन वैक्यूम। निर्वात में कुछ नहीं होता। ऑल एक्सीडेंट्स, ऑल इंसिडेंट्स, ऑल events took place in a geographical horizon and the geography of that particular place impacted the event। कहा निर्वात में कुछ नहीं होता, प्रत्येक घटना एक भौगोलिक भूमि पर, एक भौगोलिक क्षितिज पर उत्पन्न होती है। चाहे वो घटना हो, दुर्घटना हो, चाहे वो जो हो, उसका अपना एक भूगोल होगा और वह भूगोल उसे प्रभावित करेगा। तो बिना ज्योग्राफी के धरती तो गोल है ही, बाकी सब भी गोल ही गोल है। ठीक, तो अगर आप चाहते कि गोल ना हो आपका भी, ठीक है, तो उसके लिए भूगोल पर पकड़ बहुत जरूरी है। लगभग हर विषय पर आपका कमांड बहुत जरूरी है। आपस में हर विषय लिंक्ड है, कोरिलेटेड है। ठीक है, आजकल जो सवाल आते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी सवाल आते हैं, अंतर्वैश्विक सवाल आते हैं। वो सवाल इंडिपेंडेंट किसी एक विषय का नहीं होता, उसमें कई विषय मिल जाते हैं। कई बार मुझे अच्छा ये सवाल पूछा तो किस विषय का पूछा, मिला करके पूछ लिया। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा लोग देखते हैं कि स्पाइसेस कहां से आया, क्या भारत में स्पाइसेस होता है, उनको कैसे पता कि हमारे क्या स्पाइसेस होता है, ये मसाले की कहानी शुरू कैसे होती है, आइए देखा जाए। देखिए ये है भारत, और जितनी आसानी से मैंने बनाया है आप भी प्रैक्टिस करेंगे और उतनी ही आसानी से आप बनाएंगे। आप भी प्रैक्टिस करेंगे और उतनी ही आसानी से आप बनाएंगे। मैप बनाना बहुत जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि मेंस में आपको नंबर की बरसात हो, मार्क्स अच्छे मिले, तो मैप आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास। यह है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यह है इंडियन ओशन, और यह है गल्फ ऑफ खंबात। यह है गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, और ये आपको पता ही अरेबियन सी। अरेबियन सी, ये क्या है? ये है अरेबियन सी, अरब सागर। इज दैट क्लियर? तो गल्फ ऑफ खंबात, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश हिंदुस्तान है, एकमात्र ऐसा देश भारत है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम है। ये भौगोलिक कुदरती देन है हमें। वो क्या है? ये क्या है? भौगोलिक कुदरती देन है हमें।
गॉड गिफ्ट है, क्योंकि साहब ओशन है, गड्ढा खोद के नहीं बनाते, गड्ढा खोद के नहीं बनाते। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम। ओशन एक ही ओशन है, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन। समुद्र के किनारे तो तमाम देश हैं, महासागरों के किनारे तमाम देश हैं, किसी का नाम नहीं पड़ा। ये गॉड गिफ्ट है साहब। अब ये जो पूरा सेगमेंट है, ये नीचे ये जो वी आपको दिख रहा है पूरा, ये जो वी दिख रहा है, ये है स्पाइस आइलैंड, स्पाइस मसाला द्वीप। क्या है ये है मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड। क्या है ये? मसाला द्वीप। यही एक छोटा सा राज्य है केरल, केरल। इसे कहते हैं स्पाइस गार्डन। क्या कहते हैं इसे? स्पाइस गार्डन, मसालों का बगीचा। एक एक बात को समझना है, नोट करते रहना है, डायग्राम बनाते रहना है, शांति से बैठ करके भजन नहीं सुनना है, ठीक है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। ये एक थोड़ी समस्या रहती है ऑनलाइन में कि आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं चलता है। मैं बार बार इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता हूं कि आपका कमेंट क्या आ रहा है, ताकि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके सारे सवाल आपके मन में मार दिए जाएं, आपके सारे सवालों का जवाब आपके सवाल पूछने से पहले दे दिया जाए, ठीक है? सवालों की भ्रूण हत्या। तो ये मसालों का बगीचा है। क्या है ये? स्पाइस गार्डन, मसालों का बगीचा। यहीं पे तमाम पहाड़ियां हैं, इधर तमाम पहाड़ियां हैं जो मसालों से भरी पड़ी हैं। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। क्या नाम है? कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। पहाड़ी कैसी है? पूरी पहाड़ी पे इलायची होता है। यानी हमारे के यहां जो हमारा ये वाला सेगमेंट है वो पूरा मसालों से भरा हुआ सेगमेंट है, रिच ऑफ स्पाइसेस, प्लेंटीफुल ऑफ स्पाइसेस। इनको मालूम कैसे चला पूरी दुनिया को? अरब सागर के इधर कुछ छोटे छोटे देश हैं, गरीब टाइप के, अरबी देश कहते हैं। गरीब आज तो बड़े अमीर हैं भैया, आज अमीर हैं क्योंकि आज पेट्रोलियम है उनके पास। क्या उस जमाने में उनके पास पेट्रोलियम था, या क्या हमें पेट्रोलियम की दरकार थी? क्या पेट्रोलियम हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था? नहीं था। करते क्या थे ये? हमसे हमारा कच्चा माल बहुत सस्ता खरीदते थे और इधर यूरोप में जाकर के बहुत महंगा बेचते थे, और वहां से उनका कच्चा माल सस्ता खरीद करके हमें ला करके बहुत महंगा बेचते थे। इस ट्रायंगुलर ट्रेड से ये मुनाफा कमा रहे थे, इनका और कोई काम था ही नहीं। ये ट्रायंगुलर बनाना, भारत, अरब, यूरोप, फिर अरब, यूरोप, अरब, भारत। तो ये ट्रायंगुलर जो ट्रेड था, उस ट्रायंगुलर ट्रेड से क्या कर रहे थे? मुनाफा कमा रहे थे, बहुत मुनाफा। अब अंग्रेजों, सॉरी, यूरोपियों को मालूम था कि स्पाइसेस, अच्छा उनको नीड क्या थी स्पाइसेस का? हमारे कहां का इलायची बहुत महंगा बिकता था, उनको नीड क्या था? कुछ तो वजह रहा होगा ना। यूरोप कैसा इलाका है? टेम्परेट जोन है। आप समझते हैं टेम्परेट जोन का मतलब? आप समझते हैं टेम्परेट जोन का मतलब क्या होता है? ठंडा इलाका, ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेशों में फूडिंग हैबिट कैसी होगी लोगों की? क्या खाएंगे लोग, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज। फूडिंग हैबिट कैसी होगी? नॉन वेजिटेरियन। और वो भारत की तरह नहीं कि वो छोटा सा वो चूजा हमारे क्या, वैसा नहीं। वहां बड़े बड़े जानवर, मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, एक एक जानवर का वजन 100 किलो, 120 किलो होता है। कि मछली का वजन 60 किलो से लेकर के 200-250 किलो तक होता है। तो प्रिजर्वेशन की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। स्पाइसेस में, हमारे मसालों में गुण होता है प्रिजर्व करने का। क्या करने का गुण होता है? प्रिजर्वेशन का गुण होता है। वह मसाला उस कच्चे मांस को, उस गोश्त को क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा। उसके ऊपर क्या कर लेंगे हम लोग? एक कोटिंग लगा देंगे और वो थर्मोस्टेट बना देगा। अंदर की उष्मा अंदर और बाहर की उष्मा बाहर, दोनों जब मिलेंगे नहीं तो सॉरी,
वो खराब नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं। तो उसे खराब होने से, उसे सड़ने से क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। दूसरा, मेडिकेटेड पर्पज। जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, ठीक, तो आप लोग मसाले वाली चाय पीते हैं, सिंपल। उसका मेडिकली बड़ा यूज था मसाले का। इनफैक्ट अगर मैं एक लाइन में कहूं, द एंटायर यूरोपियन लाइफ लाइन वॉज बेस्ड ऑन द इंडियन स्पाइसेस। पूरा यूरोपीय जनजीवन भारत के मसालों पर टिका हुआ था, इसलिए उनको मसाले की बड़ी नीड थी, उनको मसाले की क्या थी? बहुत जरूरत थी। फिर बाकी आए तो कॉटन, जूट सब देखा, और जो देखा, जो अच्छा लगा वही कहा चलो ले चलो, ले चलो, लूटो। कहा जो अच्छा लग गया वही क्या करो? लूट लो, वही ले चलो। बोलो, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं कि फिर भारत की खोज कैसे हुई, यूरोपीय भारत आना कैसे शुरू किए। यूरोपीय भारत आना कैसे शुरू किए? ये आपने देखा, ये एस बना है इंग्लिश का, ये अटलांटिक ओशन है। ये पूरी दुनिया को दो भागों में बांटता है। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, मेरे पास स्लाइड पूरा बना हुआ है, मैप है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम चीजें बोर्ड पे मैं हाथ से कराऊं। इससे क्या होगा? आपके भीतर क्रिएटिविटी पैदा होगी। एग्जाम में मैप तो लेके आओगे ना चिपकाने के लिए, मेंस में मैप लेके आओगे क्या चिपकाने के लिए? नहीं ना। तो हाथ से बनाना सीखो। जितना क्रिएटिव रहोगे, जितना बुद्धि का विकास कर लोगे, उतना अच्छा रहेगा। तो सीखिए, आप अभी लर्निंग प्रोसेस में, आप सीखिए। देखिए, दुनिया को दो भागों में बांटता है। ये बिना मैप के, बिना किसी स्केल के ये मैप मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये पूरी दुनिया बन गई, ये पूरी दुनिया बन गई। क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका। ये क्या है? यूरोप। ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है? एशिया। और ध्यान देना, नीचे बनाना भारत, दक्षिण एशिया में है भारत, ये ध्यान दीजिएगा। और ये उधर कांडा जैसा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी दुनिया है, और ये अटलांटिक ओशन से दो भागों में बांटते हैं। अब यूरोप से भारत को जोड़ने के कई रास्ते थे। एक तो रास्ता था अरब, जिससे जा रहे थे टर्किस्तान, टर्की होते हुए। आपने टर्की का नाम सुना? तुर्किस्तान, सिक मैन ऑफ यूरोप, गेटवे ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने ज्योग्राफी का थोड़ा सा सहारा लिया है ताकि आपको मैं चीजों को विजुअलाइज करा सकूं। सिर्फ पढ़िए नहीं, किसी भी विषय को विजुअलाइज कीजिए। हमें देख करके चीजें ज्यादा याद होती हैं। फिल्मों के डायलॉग्स, डांस, उनका फाइटिंग सीन, एक्शन, सब याद क्यों याद होता है? विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन नहीं होगा, मेमोरी में स्टैब्लिश नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये पूरी दुनिया है, और रास्ता कौन कौन सा था? तुर्किस्तान वाला रास्ता था, और एक रास्ता था फारस की खाड़ी, लाल सागर होकर के। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर होकर के जो रास्ता था, वह रास्ता इतना मुश्किल था कि उस पर सेलिंग 12 महीने संभव नहीं थी। वह लगभग 8 से 9 महीने घने कोहरे के कारण जीरो विजुअलिटी था, बर्फ जमी होती थी। कुड नॉट सेल, नो वन कुड नॉट सेल। कोई इसमें जहाज, नौच नहीं चला सकता था। नौकायन के लिए, सेलिंग के लिए, जहाज चलाने के लिए, बोट चलाने के लिए वह उपयुक्त नहीं था, क्योंकि विजुअलिटी क्या थी? जीरो थी, घना कोहरा था और बर्फ जमा था। एक ये रास्ता बचा तो था, लेकिन इसका एक्सप्लोर नहीं हुआ था, एक्सप्लोर नहीं हुआ क्या? आपने सुना होगा 1498 में वास्को डिगामा आया और उसने भारत की खोज कर दी। भारत क्या मतलब कहीं खो गया था, या भारत हिंद महासागर में डूब गया था? कैसे खोजा? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी ऑफ इंडिया? दैट इज द डिस्कवरी ऑफ अ परमानेंट वे, अ ऑल वेदर वे फ्रॉम यूरोप टू इंडिया।
रास्ता तो पहले से भी था, बट एक सिक्योर, एक परमानेंट, एक ऑल वेदर वे फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, दैट द पाथ वॉज कंसिडर्ड एज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो डिस्कवरी हमारे लिए नहीं थी, वो डिस्कवरी यूरोप वालों के लिए थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर यूरोपियन। गॉट इट? आइए थोड़ा सा कहानी को और ज्यादा खुल जाते हैं बैकग्राउंड में कि घटना की शुरुआत कैसे हुई। घटना की शुरुआत होती है 1453, 1453। ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के इतिहास में। क्या हुआ था इस टाइम? क्रूसेड, धर्म युद्ध। भाई ऑब्वियस सी बात है कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध था, धर्म युद्ध। कौन से दो धर्म थे? तो एक तरफ क्रिश्चियन था और दूसरी तरफ इस्लाम। क्राइस्ट वर्सेस मुस्लिम। टर्की वर्सेस रोम, द ग्रेट रोमन अंपायर, द ग्रेट ऑटोमन अंपायर वर्सेस टर्किस वर्सेस मुस्लिम्स। एंड द ग्रेट रोमन अंपायर was defeated. The great Ottoman Empire was defeated. महान रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य पराजित हुआ, ईसाई पराजित हुए और इनकी राजधानी कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हो गया टर्किस का। The Turkish captured the Constantinople. कुस्तुनतुनिया नाम था उस जगह का, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर। And from 1453 onwards, the Muslims not permitted Christians to use the link way, the link path from India to Europe. मना कर देगा, नहीं, इस रास्ते से कोई व्यापार नहीं होगा, कोई असाला मसाला कुछ नहीं जाएगा। बाप मना कर दिया। विजेता है भाई, मानना पड़ेगा। अब मसाला जो लाइफलाइन बन चुका था यूरोप का, अगर वो नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो रोमन साम्राज्य से विद्वान निकले और पूरी दुनिया में भागे, दे स्प्रेड एवरीवेयर। और फिर धीरे धीरे उन्होंने लॉजिक की बात की और धीरे धीरे न्यू डिस्कवरीज हुई। और इन्हीं न्यू डिस्कवरीज में पोर्चुगीज प्रिंस था, पोर्चुगीज प्रिंस था, नाम था उसका हेनरी। हेनरी, क्या नाम था? पोर्चुगीज प्रिंस था और नाम था उसका हेनरी। और इस हेनरी ने कुछ चीजों को डिस्कवर किया। क्या क्या डिस्कवर किया इस हेनरी ने? एक तो इसने डिस्कवर किया लूनर कैलेंडर, लूनर, सॉरी आर लिख देता हूं मैं, कैलेंडर। चंद्रमा पर गणना के लिए कैलेंडर की कब ज्वार भाटा आएगा, इसने डिस्कवर किया मैरिनर कंपास। भाई अगर रास्ता किसी को पूछना हो तो कैसे पूछोगे? आज तो गूगल है, लगा दो गूगल पे गूगल मैप। लेकिन वो जमाना है जब गूगल नहीं सिर्फ मुगल थे, ये वो जमाना है जब गूगल नहीं सिर्फ और सिर्फ मुगल थे। अब बताओ रास्ता कैसे खोजोगे? हाउ यू विल फाइंड द पाथ? द मैरिनर कंपास विल हेल्प यू इन द नेविगेशन। इसने एक स्केल बनाया, मैप पे नापने का स्केल बनाया, और इसकी वजह से द लॉन्ग सी जर्नी, द वोयाग वाज बीइंग सक्सेसफुल। लंबी दूरी की समुद्र यात्राएं सफल हुई। एंड ड्यू टू दिस प्रिंस हेनरी वाज कॉल्ड एज द नेविगेटर। द नेविगेटर, क्या कहा गया इसको? द नेविगेटर कहा गया प्रिंस हेनरी को। क्लियर? आइए हम लोग चलते हैं पीछे वाले पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक देश है, उसका नाम है पोर्चुगीज, और यहीं पे है स्पेन। ठीक है, एक व्यक्ति निकला यहां से और वो यहां तक पहुंच गया। समय था 1486, 1486। 1486 में एक व्यक्ति निकला पुर्तगाल से और यहां तक पहुंच गया। उस व्यक्ति का नाम था बार्थो लोमियो डियाज।
क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। यहां आया तो उसका जहाज लगा डूबने और वो भाग गया और इसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। कोई नहीं बोलेगा, हाँ, ज्यादा वैज्ञानिक ना बने। केप ऑफ स्टॉर्म। क्या रखा नाम? तूफानी अंतरीप का। यहां तूफान आता है, डर के यहां से भाग गया। एक और व्यक्ति निकला, वो यहां तक पहुंचा और यहां के बाद वो यहां पहुंच गया 1492 में पहुंचा और 1494 उसने पूरी दुनिया को बताया कि उसने अमेरिका खोज लिया है। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था उसका? क्रिस्टोफर कोलंबस। फिर एक आदमी निकला और यहां से वो इंडिया पहुंचा 1498 में और उसका नाम था कौन सा मामा? मामा नहीं, डिगामा, वास्को डी गामा। और उसके बहुत बाद में पुर्तगाल के राजा ने इसका नाम बदला और उसे केप ऑफ स्टॉर्म से क्या कर दिया? केप ऑफ गुड होप। क्यों भैया गुड होप क्यों है? कहा यह दुनिया का ऐसा चौराहा है जहां से आप पूरी दुनिया जा सकते हो। देखो, इधर गए तो यूरोप, इधर गए सीधा तो ऑस्ट्रेलिया, इधर गए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर चले गए तो एशिया। कहा ये वो चौराहा है जो जहां से आप पूरी दुनिया में जा सकते। उसका नाम क्या रखा? केप ऑफ गुड होप। पहले का नाम क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म। प्लीज बना लीजिए उसको, जल्दी बना लीजिए, ठीक है। आई होप यहां तक तो क्लियर है। यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट नहीं? कमेंट करते रहना है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट। गॉट इट गाइज? नो इश्यू। चले, ठीक है। चले, हम लोग ये तो समझ गए कि खोज कैसे हुआ। 1498 में कौन आ गया भारत? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आ गया, ठीक है। ये पूरा भारत का खोज या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो टॉपिक था उसका हमने क्या पढ़ा है? इंट्रो पढ़ा है कि कैसे मालूम चला हमारे के यहां मसाला था, कैसे मालूम चला कि यूरोप को कि हमारे पास मसाला है, और फिर कैसे रास्तों की खोज हुई और वास्को डी गामा के आने के बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों का आना शुरू हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द पोर्चुगीज। अब हम लोग जो बात कर रहे थे ये कॉजेज की, ये हम लोग समझ चुके हैं। टाइमलाइन पढ़ना है हमें और हम लोग टाइमलाइन पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट सेशन में। गॉट इट? वो हम लोग शुरू करेंगे पोर्चुगीज से नेक्स्ट सेशन में पढ़ना। इज दैट क्लियर? चले, तो आज के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद।